आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज प्रोग्राम देख रहे हैं। आप दिन भर सनम के साथ रहता हूँ। बजे के प्रोग्राम दिन भर के दौरान हम जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क जहाँ के कुछ बड़े मामलात में नज़र रखते ही रहते हैं, और बड़े मामलात में जम्मू कश्मीर से लेकर बाहर की दुनिया तक बहुत बड़े मामलात हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है जम्मू कश्मीर ही रहता है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बताते चले, उमर अब्दुल्ला ने आज एक और बयान दिया है। ये हमारा आज के प्रोग्राम लज्जत मसालों के ताउन से दिन भर में ख़ास तौर पर मौजूद बहस भी रहेगा, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुद्दतों बाद फिर बातचीत हुई है। पिछले काफ़ी वक्त से लाइन ऑफ कंट्रोल में कुछ तनाव की सी सूरत देखी जा रही थी। अखनूर सेक्टर में मुश्तबा आईडी ब्लास्ट हुआ था, 2 फौजी अफसरान मारे गए थे। उसके साथ साथ गोलियां चलने का वाक़ा भी अब की बार लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखने को मिला था, और कई बार बताया गया, 2 बार, माफ़ कीजिएगा, कई बार नहीं 2 बार बताया गया कि सीज़ फायर वायलेशन हुआ है। 2019 के बाद जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर हुआ था, उसके बाद इस साल जो गोलियाँ चलने के LOC पर वाक़ात हुए थे, उसने को देखने के बाद फिर बताया जाने लगा कि कुछ तो हो रहा है। आज इसी गोलीबारी या इन्हीं हालात के बीच में चक्का बाग पर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान एक बार फिर फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग के साथ साथ बातचीत हुई, और ये दोनों फ़ौजों के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों अतराफ़ के अफवाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल में जो LOC है उस पर जो जंग बंदी माहदा है उसके एहतराम करने पर इत्फाक किया। करीबन सवा घंटा या यूँ कह सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट जो बातचीत हुई, उस बातचीत में दोनों तरफ से, उस पार से और इधर से भी फ़ौज के आला अफसरान थे, और इस दौरान उन्होंने बातचीत आपस में की। सीधा चकांदे बाग की सूरत पर नजर रखने के लिए पुंछ चलते हैं, और पुंछ में हमारे साथी इशरत भट्ट से ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं, कितनी राहत हो सकती है, पिछले कुछ दिनों से क्या सूरत थी। इशरत भट्ट हमारे पुंछ से नुमाइंदे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, और अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल इनका इलाका जो है बॉइल पे रहता है, पुंछ का इलाका, और वहाँ पे देखते हैं क्या सूरत है। बहुत शुक्रिया इशरत, बहुत बहुत शुक्रिया इशरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को सूरत हाल इस साल, कुछ इस जनवरी फरवरी के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर ख़बरें आई कि सीज़ फायर वायलेशन हुई, गोलियां चलाई गई। 2019 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान जो सीज़ फायर पे मुआहदा हुआ था, उसके बाद ये पहली बार हुआ था। उसके क्या नतीजे निकल आए थे जो गोलीबारी चली, और आज की मीटिंग जो है इसके क्या नतीजे? जी सनम, आपको बता दें कि गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से ज़िला पुंछ, राजौरी और जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ बॉर्डर इलाकों में जो है सीज़ फायर वायलेशन हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ख़तरात महसूस किए जा रहे थे, और फ़ौज के तकरीबन 2 नौजवान जो है इस सीज़ फायर वायलेशन में जान भी हो गए थे, और उसके बाद कुछ फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी भी हो गए थे। लेकिन आज सबसे अहम खबर सामने ये आई कि जब आज सुबह पुंछ चकंदाबाग राहदारी पॉइंट पर एक फ्लैग मीटिंग जो है मुनक्कद की गई भारतीय फ़ौज और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान, जो ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग थी, जिसमें इस पूरे सिलसिले को डिस्कस किया गया, और इस पूरे मामले पर सख्त अल्फाज में जो है वो मजम्मत की गई और सख्त अल्फाज में गुफ्त शनीद की गई। जी सनम, ये ज़रा आपने मजम्मत वगैरह की बात की, लेकिन परसों फ़ौज ने बताया था इधर से कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे उस तरफ से कुछ हालात हैं, कुछ तो, और कुछ एडिशनल ट्रूप्स को भी बाहर से मणिपुर वगैरह से इधर बुलाया गया था LOC के आसपास डिप्लॉयमेंट के लिए। इस सब के बीच में ज़रा मैं जब बहुत पहले सीज़ फायर जब हुआ नहीं था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, मैं कई बार कवर भी कर चुका हूँ। आमतौर पे जब इन इलाकों में जाते थे तो वहाँ बंकर्स की बड़ी डिमांड हुआ करती थी। क्या इन 2-4 सालों में वो बंकर वाली बात बनी थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे या नहीं, या क्या वो बंकर अब ख़त्म कर दिए गए थे, और फिर जो परसों से वायलेशन जो खबरें आई, दोबारा बंकर वगैरह खड़े कर दिए गए थे? जी सनम, आपको बताते चलें कि ये बंकर जो हैं बॉर्डर इलाके जितने भी हैं जम्मू और कश्मीर के, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के ज़्यादातर इलाके जो हैं बॉर्डर में पड़ते हैं, वहीं पर अगर कश्मीर की बात की जाए तो बंकर्स जो हैं वो तामीर किए गए थे तब। लेकिन उसके बाद जब सीज़ फायर मुआहदा हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उसके बाद बंकर्स की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो हालिया मामलात सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोगों में भी बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग जो है उन्होंने राहत की सांस ली, और आज जो ये फ्लैग मीटिंग मुनक्किद हुई। जी सनम, अब जो मीटिंग हुई, नतीजा क्या इसका निकल सकता है?
जी सनम, इसमें जो बातचीत हुई है वहां पर और पुरअमन माहौल में ये मीटिंग मुनक्किद हुई और उसमें दोनों मुल्कों के जितने भी सरबराहान मतलब फौज के जो सरबराहान थे, ब्रिगेड कमांडर लेवल के लोग थे, उनके दरमियान बातचीत हुई और उन्होंने आपस में यही बातचीत की कि खित्ते में अमन अमान को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। जी सनम, अगर बरकरार रखने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके बीच में भी कई बार देखा है कि हालात जो हैं, गोली एक ट्रिगर एक की बात होती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। आज भी हाथ में ये AK-47 जो भी बॉर्डर पे इनके पास हथियार होता है, तो एक ट्रिगर की बात होती है। क्या ये ट्रिगर जो है वो दबने का यकीन दहानी हो कि नहीं दबेगा बगैर परमिशन के? जहाँ तक हमारी ज़राए से बात हुई, उन्होंने हमें यही कहा कि जो मीटिंग का मुद्दा था वो यही है, ट्रिगर को जो है ना दबाया जाए। तो कहीं ना कहीं लगता ये है कि आने वाले वक्त में ट्रिगर जो है वो खामोश हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इशरत भट्ट, आने वाले वक्त में ट्रिगर नहीं दबेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल से सिचुएशन बता रहे थे इशरत भट्ट। थोड़ा सा आपको बताते चलें, लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से आमतौर पे लोग यही बताते हैं कि गोली चली बस कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं और ये गोलियाँ जब चलती हैं या गोले जब चलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल या किसी भी जगह पे, वो गोली ये नहीं देखती है कि वो किस पे मार रहा है। इधर का फौजी अगर मार रहा है तो फौजी को अगर मारेगा तो फौजी को ही नहीं होगी, वो आसपास में उधर गगरों पे भी लगती है, और उधर से भी जो फौजी वहाँ से गोली चलाएगा वो पर्टिकुलर जो है कहाँ पे भी निशाना करे, लेकिन आम शहरी उसकी जद में आते हैं। इमलाक का नुकसान होता है, जान का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है। और इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में ख़ास तौर पे जिन लोगों की फसलें हैं वो अपनी फसलों से महरूम हो जाते हैं। वो फसल बो नहीं सकते हैं, फसल काट नहीं सकते हैं, और फिर एक बड़ी आबादी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रहती है। मुद्दा हमारे आज को बताते चलें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज के इस प्रोग्राम के बाद उम्मीद की किरण है। जो पिछले 10-15 दिनों से सिचुएशन थी लाइन ऑफ कंट्रोल की, उसमें कहीं राहत मिल सकती है, क्योंकि बताया जाता था कि एक बार फिर हवा गर्म होने लगी LOC पे, तो उस गर्म हवा को ठंडा करने की ज़रूरत भी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठंडा करने की ज़रूरत थी, लेकिन ठंडा उमर अब्दुल्ला भी बता रहे चलना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जम्मू में थे, और जम्मू में कई प्रोग्रामों के बाद जज ने मीडिया से बात करते हुए बजट पर बात की और बजट के हवाले से बताया कि ठंडा ही चलना पड़ेगा। लोगों को उम्मीदें बहुत हैं, उमर अब्दुल्ला ने बताया। लोग समझते हैं लोगों के मसाइल, वो समझते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वो समझते हैं कि लोगों के मसाइल हैं, उम्मीदें हैं, उम्मीदों का पहाड़ है, लेकिन इस सब के बीच में सब कुछ बैक वक्त होना पॉसिबल नहीं है। और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं समझता हूँ कि ये सारे जो मामला थे पहले बजट इजलास के दौरान ख़त्म नहीं हो सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो जानते हैं कि इन मसाइल के लिए बहुत सी मेहनत भी करेगी। लेकिन बजट पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमने की प्लेयर्स जो हैं बजट के, उनसे बात की है, बजट प्रोफेशनल्स की हैं, और बजट प्रोफेशनल्स के साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि इतने मसाइल, इतने अंबार, और इन मसाइल और अंबार के बीच में ये बजट जो है एक अच्छे वक्त की शुरुआत कम से कम करेगा ही। आपको ये भी याद दिलाते चले कि पिछले काफ़ी दिनों से प्री बजट मीटिंग्स का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है, और वज़ीर आला के साथ साथ उनके काबिनी रुफ़ा जो हैं, जो मास्टर्स हैं बजट के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जुड़े हुए जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ मीटिंग का सिलसिला जारी रखें और कोशिश करें कि बजट में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, कहाँ राहत दी जा सकती है, कहाँ थोड़ा टफ लिया जा सकता है। ये सारे मामला जो हैं वो बजट में इंक्लूड करने के हवाले से उमर अब्दुल्ला प्री बजट मीटिंग्स कर रहे हैं। और आज जम्मू में मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि थोड़ा ठंडा ही चलना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन साफ जाहिर है वसाइल जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कम हैं। वो आपको पता है ना लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं जानता हूँ लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके उन पर हम उतर आएंगे। लेकिन आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि लोगों ने हमें 5 साल का अरसा दिया है। ये नहीं होगा कि पहले ही बजट में तमाम मुतालबे लोगों के हल होंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बुनियाद कायम हो जिस पे अगले 5 साल हम बनाते रहें और लोगों के मुश्किल और मुतालबे जो हैं वो हल करें। वो आपको पता है ना लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं जानता हूँ लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमारी कोशिश
चलिए, उमर अब्दुल्ला श्रीनगर जम्मू में आज मीडिया से बात कर रहे थे और आपकी एक्सपेक्टेशंस का भी बता रहे थे, यानी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, क्योंकि बड़े दिनों बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिसे आमतौर पे एक अपनी सरकार समझा जाता है, वो वजूद में आई है। तो अपनों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, गिले भी होते हैं, शिकवे भी होते हैं, उम्मीदें भी होती हैं। उमर अब्दुल्ला के सामने लोग गिला भी करते हैं, शिकवा भी करते हैं, उम्मीदों का पहाड़ लिए भी हैं। और उमर अब्दुल्ला भी उन्हीं उम्मीदों के बीच में ये बता रहे हैं कि एक ही मरहले में या एक ही बजट इजलास में सब कुछ होना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये हकीकत भी है। लेकिन अब ज़रा एक और हकीकत से आपको बारूफ कराते चले। उम्मुल खबाइस शराब, और शराब के हवाले से सब लोग जानते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस है कि जम्मू कश्मीर में शराब नहीं होना चाहिए। यूँ तो दुनिया में कहीं पे नहीं होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग ख़ास तौर पे, कश्मीर वैली 99.9% मुस्लिम पॉपुलेट एरिया, और मुसलमानों में शराब को हाथ लगाने वाला भी इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। और जम्मू में शायद हिंदू धर्म में भी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अंदाज़ा मुझे है हिंदू धर्म में भी शराब की ममानियत है। लेकिन जम्मू में अक्सर ख़वातीन रोना रोती हैं, और आप जम्मू में जहाँ कहीं जाइए, वहाँ फैमिली डिस्प्यूट्स हों, वहाँ डाइवोर्स हों, वहाँ दूसरे मामलात हों, बेटा माँ के ख़िलाफ़ हो, बेटा बाप के ख़िलाफ़ हो, बाप बेटे के ख़िलाफ़ हो, भाई भाई के ख़िलाफ़ हो, उसमें जब तह तक जाया जाता है, यानी उसके देखा जाता है वजह क्या हुई, तो वजह ये शराब होती है। क्योंकि वहाँ गली नुक्कड़ पे हर जगह शराब के ठेके बने हुए हैं, और यूँ ज़रा सा दुख हुआ तो शराब की बोतल ले ली, ज़रा सा मूड आ गया शराब ले ली, और फिर जब शराब पी ली तो उसके बाद होश हवास खोता ही जाता आदमी, और यूँ खोता ही रह जाता है। खोते के दो लफ्ज़, एक खोता वो अपनी औकात से गिर जाता है, और दूसरा खोता भी आप जानते हैं वो क्या है। तो ऐसे खोतों से लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा मामलात भी पैदा होते हैं। लेकिन कश्मीर में ये खोते भी अब आ चुके हैं, और इन खोतों के हवाले से आमतौर पर कश्मीर में ये रहा है कि यहाँ पे भी कुछ दुकानें हैं, यहाँ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ दुकानें हैं जहाँ पे इस चीज़ का कारोबार होता है, और वहाँ पे शाम गए ऐसे खोते अच्छी खासी तादाद में देखे जाते हैं। ताहम पिछले 1 साल से जो मंशियात का माहौल है, उसकी वजह से लोग अब जान चुके हैं कि मंशियात में शराब भी आती है, और सरकार जो जगह जगह पे ये जो ठेके खोलने का इरादा कर रही थी ताकि इससे आमदन हो सके, उसके ख़िलाफ़ लोगों में कई बार लोगों ने एहतजाज भी किया। और अब पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती की पार्टी, यानी पीडीपी के जो कुपवारा के एमएलए हैं, उन्होंने जो बिल आई उसके साथ ही आज इल्तिजा मुफ्ती अब बाज़ाब्ता तौर पे प्रोग्राम शुरू कर रही है, और फ़याज़ मीर के बिल के साथ अब एक दस्तखती मुहिम भी पीडीपी शुरू करी, और इल्तिजा मुफ्ती की सरबराही में ये दस्तखती मुहिम श्रीनगर में पार्टी दफ्तर से शुरू होकर बाकी इलाकों में जाएगी, और इसमें ख़ास तौर पे लोगों को ये बताया जाएगा कि ये ख़ानदानों को, ये घरों को तबाह बर्बाद करती है। और फिर इसके बाद उम्मीद यही है कि लोग जो है वो इस शराब के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पे मुहिम शुरू करेंगे। ये पीडीपी की बात, इल्तिजा मुफ्ती की बात, लेकिन शहर में लोग जाग रहे हैं, और श्रीनगर में भी आज लोगों ने, ख़ास तौर पे ट्रेडर्स बॉडीज़ ने बाज़ाब्ता तौर पे पोस्टर्स लगा रखे थे, और ट्रेडर्स बॉडी ने इन पोस्टर्स के दौरान ये बताया था कि सब कुछ कश्मीर में है, सब कुछ अच्छा भला है, लेकिन इसमें शराब जो है ये नहीं होना चाहिए। और ये शराब जो है, शराब का बताते हुए शराब, मंशियात और ये जो इश्यूज़ हैं, इस पे लोगों को बताया गया, ख़ासतौर पर टूरिस्ट को रिक्वेस्ट की गई कि कश्मीर आ रहे, देखिए कश्मीर के नज़ारे, और कश्मीर के नज़ारों के दौरान ये शराब का मुद्दा जो है, या शराब वाली बात है, इसे दूर ही रहे। कश्मीर खूबसूरत है, शराब की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। ये टूरिस्ट तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वो तो बड़े शौक से कश्मीर घूमने के लिए आते हैं। ये इट्स अ हेवन, ये जन्नत है। ये जन्नत तभी है जब आप होशो हवास में होंगे। अच्छा, हमने ये इसलिए ये स्टेप उठाया कि हमने देखा लाल चौक तब टूरिस्ट प्लेस बन गया, इसमें कोई दोहरा कोई शक नहीं है। लेकिन कई ऐसे कपल्स मैंने देखे ना जो ना कुछ आपस में ऐसा बिहेव करते देखे मैंने कहा इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लिक्विड। कई टूरिस्ट हमने देखे नशे में होते हैं और फैमिलीज के साथ बड़ा ऐसा सलूक करते हैं जो जिसकी हम उम्मीद नहीं रखते थे। हम टूरिस्ट को तहे दिल से वेलकम करते हैं। टूरिस्ट आए, टूरिज्म इज अबाउट बैकबोन। हमारी इंडस्ट्री मेन टूरिस्ट है
اور وہ یہاں آئے, بالکل یہ جنت کا نظارہ اٹھائے, جنت کا لطف اٹھائے, اور آپس میں بالکل پیار و محبت سے, جیسے ہمارے یہاں کافی ٹریڈ والے ہیں ان کو کافی فائدہ پہنچ گیا اس سے. اب یہی کچھ ہمیں ہلکا سا, یہ اتنی دور بڑے بڑے ہندوستان کے کونے کونے سے اب ٹورسٹ آنے لگے ادھر, لیکن شام کے ٹائم پہ ہمیں لگا کہ یہ کچھ عجیب سا, اور اس کی وجہ اونلی دس, یہ ڈرگ اینڈ دس وائن, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. شراب اور منشیات, چونکہ شراب بھی منشیات کے ساتھ جوڑا ہے. منشیات وہ ہوتی ہے جس سے آدمی اپنے ہوش حواس کھو جائے, تو شراب پینے کے بعد بھی بہت سے لوگ ہوش حواس کھو جاتے ہیں. اور پھر سری نگر کے لال چوک میں ٹریڈ باڈیز نے بھی باضابطہ طور پہ جو ٹورسٹ وغیرہ ہیں ان کا ویلکم بھی کیا, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ لال چوک ہے, ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ ہے, لیکن کھلے عام میں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور کھلے عام میں ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ ایسا معاملہ بھی ہے. آپ کو ناظرین بتائیں, یہ بڑے معاملات تھے کھلے عام میں, لیکن ایک معاملہ ہے جو ہم جموں کشمیر بینک کے عہدیداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں. خدمت سے خودداری جموں کشمیر بینک کا سلوگن ہے, لیکن خدمت گئی تیل لینے خودداری تو ہے نہیں, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں. اور خدمت کی بات اگر کی جائے تو بڑے بزرگ سینئر سٹیزن یا جو ان پڑھ لوگ ہیں جو جموں کشمیر بینک کے ATM میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی کوئی اسسٹنس کر پاتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. سری نگر کے مختلف ATMs پہ پہلے گارڈز ہوا کرتے تھے, ان گارڈز پہ ایک بھروسہ ہوا کرتا, وہ اتھینٹک لوگ ہوا کرتے تھے, اور کوئی بھی خاتون خاص طور پہ جو اس سے پڑھنے لکھنے سے قاصر رہی ہو, وہ اکثر اسی ATM والے کو کہتی تھی کہ بھائی صاحب آپ ذرا آ جائیے, میرا پن یہ ہے, یہ ڈال دیجیے, میرا اتنا پیسہ نکال دیجیے. لیکن آج کی ڈیٹ میں ان ATMs پہ کوئی گارڈ نہیں, کوئی کچھ نہیں, تو راہ چلتے لوگوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور راہ چلتے لوگوں میں کیا بھروسہ کہ وہ کیا بول رہی ہے اور وہ کتنا نکال رہا ہے. ایک خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے, اور ایسے بزرگ بھی ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور وہ جب ATM جاتے ہیں ان کو پیسہ نکالنا ہوتا ہے, ان کے عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں ضرورتیں ان کی ہوتی ہیں, اور ان کا پیسہ کون نکال جاتا ہے وہ کسی دوسرے کو بتاتے ہیں. جس طرح آج ہم گئے تھے, مجھے ایک خاتون نے بلایا, روکا, کہا کہ آپ پہ ہمیں بھروسہ ہے, آپ ذرا ATM سے ہمارا پیسہ نکال کے دیجیے گا. کم از کم وہ مجھے جانتی تھی, ٹیلی ویژن کے ذریعے مجھے جانتی تھی, اور انہیں لگا کہ یہ آدمی غلط نہیں کرے گا. میری جگہ پہ کوئی اور ہوتا, میں وہاں سے نہیں گزرتا. وہ خاتون کتنا ٹائم انتظار کرتی, اور جب میں نے ان سے بات کی تو خاتون نے بتایا کہ یہاں پہ بینک کا گارڈ ہوا کرتا تھا, اور میں اس کو, مجھے معلوم تھا, وردی میں تھا, پتہ تھا, بینک نے باضابطہ طور پہ اس کو یہاں پہ رکھا ہے ہماری ہیلپ کے لیے. اور وہ کبھی کبھی میں اس کو بتاتی تھی, وہ میرے ATM نکال کے میرے لیے اتنے پیسے نکال دیتا تھا. اب میں ڈرتی ہوں اور مجھے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا کہ کوئی جان پہچان والا یہاں سے گزرے, کیونکہ اس خاتون کا کہنا تھا کہ گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو ATM تک آ سکے. تو یہ بزرگ خاتون ہماری والدہ کی جگہ پہ ATM کے باہر انتظار کرتی رہی. ذرا جموں کشمیر بینک, آپ اپنی خدمت کی بات کر رہے ہو, خودداری کی بات کرتے ہو. خودداری تو ہمیں معلوم ہے وہ تیل لینے کب کی گئی ہے, لیکن خدمت کی جب بات کرتے ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جموں کشمیر بینک کے عہدیدار اگر میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے وہ ATM گارڈز رکھے تھے, وہ الگ سی بات ہے, آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ, لیکن کوئی اسٹنس تو ہونی چاہیے جموں کشمیر بینک کے ATMs پہ, جن پہ جموں کشمیر بینک کے بارے میں عام کشمیری کہتا ہے یہ اپنا بینک ہے. اگر اپنا ہے تو اپنے کا خیال رکھیے, اگر اپنا نہیں ہے تو پھر دعویٰ بھی مت کریے کہ ہم اپنے ہیں. یہ بات جموں کشمیر بینک کی, لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو بات آتی ہے زبان کی. اور فارسی کی کہاوت ہے, زبان یار من ترکی و من ترکی نہ میدانم, یعنی زبان جو ہے یہ تھوڑا سمجھ آئیں گے آپ کے, میں سمجھ نہیں سکا تو کیا سمجھاؤں, سیدھی سی بات ہے. تو آپ طور پہ ہماری مادری زبان کشمیری ہے, جموں کشمیر میں آفیشیل لینگویج بھی ہے, سرکاری زبان بھی ہے, لیکن اس کشمیری زبان کے تئیں کتنا سوتیلا سلوک ہوتا ہے سرکاری سطح پہ ہم جانتے ہیں. ہمارے سرکاری اسکولوں میں بتایا جاتا ہے کہ زبان پڑھانی ہے, اسکولوں میں چاہے وہ سرکاری وغیرہ سرکاری, لیکن اس کے لیے کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. قریباً 3000 کے قریب یا جو ہائر سیکنڈریز ہیں 300 قریب, ان میں کہیں پہ بھی مجھے نظر نہیں آتا اس زبان پڑھائی جاتی ہو, کچھ کو چھوڑ کے. اور نچلے کلاسوں میں پہلے بتایا جاتا تھا, کتابیں بھی دی جاتی تھی, لیکن وہاں پہ بھی کون پڑھاتا ہے؟ کشمیری زبان پڑھانے والا, فزکس والے کو کشمیری زبان کا ٹھیکہ دے رکھا ہے, وہ کشمیری زبان پڑھائے گا. پہاڑی بولنے والا کشمیری زبان پڑھاتا ہے, اس کو کلاس کشمیری زبان کے دینے والے. پنجابی بولنے والا, ہندی بولنے والا, یا ہندی بیک گراؤنڈ کا, اردو بیک گراؤنڈ کا, اس کو کشمیری زبان پڑھانے دیا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. جو خود زبان سے نابلد ہے, خود زبان سے واقف نہیں ہے, وہ زبان پڑھا رہا. تو ایسا تو ہے
कार नजार बदस्त गिलकार वाली बात तो आ जाती है, लेकिन फिर भी आज इस ज़ुबान के तहत सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे कुछ प्रोग्राम्स हुए भी। श्रीनगर के टैगोर हॉल में भी कल्चर अकेडमी की तरफ से मुशायरा हुआ, प्रोग्राम हुआ था। श्रीनगर की शेर कश्मीर पार्क में भी आज एक प्रोग्राम हुआ और ये लैंग्वेज को लेके हुआ। और इस प्रोग्राम में आज तौर पे वो लोग शामिल थे जो फ़ारिग़ुल तहसील हैं, यानी उन्होंने डिग्रीज़ की हैं, कश्मीरी में डिग्रीज़ की हैं, और डिग्रीज़ करने के बाद आज ज़ुबान की बात करते हैं। लेकिन ज़ुबान की बात करने का मुद्दा और मकसद यही था कि कहीं कहीं सरकारी स्कूलों में, सरकारी इदारों में ज़ुबान के तहत कुछ जॉब्स वगैरह क्रिएट किया जा सके। और ये एक वो मामला था जिसको हम देख के कह सकते हैं कि बात जब ज़ुबान की है तो ज़ुबान के हवाले से आज ये बच्चे क्या बता रहे थे। इस मूजूब ये जमा गम यह सन यूनियन पत्मो 10 वरियों पे काम करान। मे PG इन कश्मीरी गोमुत ये सारी जन तलब इलम PG इन कश्मीरी, PhD इन कश्मीरी, तो अम चीज़ बापत जमा गमुत 2017 मज ऑर्डर नंबर EDU 333 2017 मज कड़े सरकार ऑर्डर कि अस करो यह इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे। यह हसा यी 1वीं जमात पे 10वीं जमात तान पर्न ये जन कि सो ऑर्डर वन तो इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे गोमुत कहें तो कौमच मीरास कौमच जबान अमी चीज़ बापत अगर आज बच्चे जवान यथ मज तमिस बचस गोडनी जबान उर्दू जबान दिन स्कूल अगर पर्नावान बच्चन कशर लैंग्वेज उर्दूस मज तर्जुम गसान तमिस तो सो कशर पे समझ तारन कहें बच्चस अगर बत खोन वन तम वन बपा खाओ यह जबान कुन त जाय इस्तेमाल गसा कहें गई वारिया दरवाज तो वारियन दरवाजन पे गए LGS निश, उमर अब्दुल्ला साहबस निश, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहबस निश, मगर वनुक तान आव न ज़ुबान का आज का आलमी दिन। और आज ज़ुबान के आलमी दिन पर कई प्रोग्राम मुनक़द हुए। हंदवाड़ा में भी हुआ, कुपवारा में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ। इन प्रोग्रामों के दौरान ज़ुबान की इफ़ाक़त बयान की गई। और मैं आज इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने उन सभी नाज़रीन को जो मेरी ज़ुबान से ताल्लुक़ थे उन्हें समा पहना पड़ा शुक्रिया अदा करदा जी ज़ुबान हस्ती है बावली ज़ुबान माँ बोली उस बोली वस्ती जो कम करने उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी समा पड़ा बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि जब बात ज़ुबान की आती है तो जैसे आपने बच्चों को सुना, ये बता रहे थे कि PhD है, डॉक्टरेट डिग्री किए हुए हैं, PG हैं, लेकिन ज़बानी सतह पे वो सरकार के अमल में दरामद नहीं हुए हैं। इन्हें भी उम्मीद थी कि कहीं न कहीं ये PG पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे और उसके बाद जॉब कहीं मिलेगा, कहीं सरकारी स्कूल में, कहीं जो जगह पे इंग्लिश पढ़ाने का, लेकिन ज़ुबान पढ़ाने का, कश्मीरी ज़ुबान पढ़ाने का। लेकिन ज़ुबान है कश्मीरी तो उसकी इतनी इफ़ादियत जो है शायद ज़मीनी सतह पर अप्लाई नहीं जाती। लेकिन बात जब इबादत की तो सरकार के हुक्मनामों की इफ़ादियत भी देखनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर के महकमे तालीम की तरफ से आज एक हुक्मनामा जारी हुआ है और उन सभी तमाम जो महकमे तालीम की टीचिंग स्टाफ से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए हुक्मनामा जारी हुआ। उन्होंने बताया गया है कि वो किसी दूसरे महकमे में डेपुटेशन पे हैं तो उन्हें फ़ौरन अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग या अपने पेरेंट महकमे में वापस ज्वाइन करना है। 7 दिन को उनको टाइम दिया गया है, वो अपने महकमे में वापस ज्वाइन करें और जो कोई नहीं होगा, जो कोई भी इसके खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये डायरेक्टर एजुकेशन GN जत्तू के दफ्तर से जारी हुक्मनामा है और इनमें जो वो डिपार्टमेंट डेपुटेशन जो होती है, यानी कोई टीचर है वो पटवारी बना है, कोई थानेदार बना है, उन सब के लिए हुक्मनामा है कि आइए अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। देखते हैं कितना कुछ इस हुक्मनामे पर अमल दरामद होता है, क्योंकि लंबी पहुंच वाले वो लोग भी हैं, तो पहुंच वाले लोगों के साथ क्या कुछ होता है मुद्दा आपका बताएं। दिन भर इतना ही। आज के दिन भर से मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह बेली, शब खैर।